नमस्कार। जी हाँ, एकदम सही पढ़ा कि कैसे हम इम्पोर्टेड सामान को कबाड़ के भाव ले सकते हैं। मैंने साफ यहाँ पे कहा है कि कबाड़ के भाव में इम्पोर्टेड सामान। अब आप सोच रहे होंगे कि इम्पोर्टेड पुराना नहीं, नया इम्पोर्टेड सामान कबाड़ के भाव में कैसे खरीद सकते हैं। अब ये ज़रूर आप सोच रहे होंगे कि सर ये एकदम झूठा वीडियो होगा, 100% झूठा वीडियो होगा, ऐसा आपके दिमाग में आ रहा होगा, या कहीं से कुछ फंसाने की बात होगी। एकदम नहीं। 10 मिनट आप मुझे दें और आपको ये सारी बात पता चल जाएगी कि कैसे। और सिर्फ सुनने से नहीं होगा, आप अगर करोगे ना तो इसका परिणाम भी बहुत सुखद, बहुत अच्छा, बहुत मतलब परफेक्ट आएगा। बहुत सारे लोग सिर्फ सुन रहे हैं, कर नहीं रहे, तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि ये वाला करो, बहुत अच्छा परिणाम आता है। बहुत अच्छे लोग बहुत ज़्यादा कुछ पा चुके हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, बिना सीखे, बिना समझे, बिना अच्छे से जाने मत स्टार्ट करना। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये होगा कैसे, कैसे ये हो जाता है। ये कैसे इम्पोर्टेड सामान कबाड़ के रूप में आपको मिलेगा, पहले ये बताता हूँ, फिर कैसे करना है, फिर ये बताऊँगा। तो होता ये है कि जब भी किसी बाहर की कंट्री से, बहुत बाहर की बहुत सारी कंट्रियां हैं जो जिनसे सामान अपने यहाँ आता है और लोग वहाँ की कंट्रियों के सामान को बहुत पसंद करते हैं। तो उसमें अमेरिकन प्रोडक्ट हो गए, अमेरिका से भी बहुत सारे प्रोडक्ट अपने यहाँ आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हैं, कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट हैं और अदर्स बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। फिर बहुत सारे जापान से आते हैं और जापान के भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो आप सब जानते हैं, घड़ियाँ हो गई, टीवीज़ हो गए, स्मार्ट टीवीज़ हो गए और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, लैपटॉप, कैमरा वगैरह वगैरह। फिर बहुत सारे हमारे चाइना से आते हैं और बहुत सारे अलग अलग देशों से प्रोडक्ट आते हैं जो हमारे भारत में बहुत अच्छे बिकते हैं। अब मैं उन्हीं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ कि आपको कबाड़ में कैसे मिलेगा, मैं समझा रहा हूँ। बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए वो बहुत आसानी से बहुत कम रेट पे मिलते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, जब वो प्रोडक्ट आते हैं तो हम सब जानते हैं कि एक कस्टम अपना काम करता है। कस्टम कैसे काम करता है, सभी प्रोडक्ट को नहीं पकड़ता है। जो भी बाहर से प्रोडक्ट आ रहा है वो लीगल रूप से आ रहा है, उसने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे किए हुए हैं, या उसने सारी फ़ीस जो बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी होता है उसमें जितनी भी फ़ीस या गवर्नमेंट की लेवीज़ होती हैं सब अदा की हुई हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें वो जांच करता है, परखता है। फिर जब वो पाता है कि नहीं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें कुछ कागज़ों में कमियां रह गई हैं या उनका टैक्सेस में नहीं दिए गए पूरे, उन प्रोडक्ट्स को वो रोक लेता है। वो कंटेनर भी हो सकते हैं जो शिप से आ रहे होते हैं, वो एयरपोर्ट के थ्रू कार्गो विमान से जो आते हैं उनको भी रोकता है। चेकिंग तो सब प्रोडक्ट की होती है। और जो फिजिकल हैंडलिंग के द्वारा लोग कई बार ऐसा होता है अनजाने में लोग दो दो तीन तीन घड़ियाँ ले आते हैं या दो दो तीन तीन कैमरे ले आते हैं जो अलाउड नहीं होता है रूल्स के अनुसार। तो जो भी चीज़ें होती हैं वो उनको पकड़ता है। जैसे दुबई से बहुत सारे लोग सोना लाते हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है दुबई का सोना शुद्ध है, अच्छा है या कम रेट पे, जैसा भी उनको सोचना हो वो लाते हैं और अपनी कंट्री में लाके अपने रिलेटिव्स को देने के लिए सोचते हैं। तो वो अगर रास्ते में जो एक लिमिटेड सीमा है उससे ज़्यादा पाया जाता है तो उसको भी कस्टम जब्त कर लेती है या उस पर कुछ टैक्सेस लगाती है। अगर वो टैक्स पे कर देते हैं या वो उनकी कमियों को पूरा कर देते हैं तो उन्हें दे देती है, और नहीं कर पाते तो उन्हें अपने पास रख लेती है। अब जब वो रख लेगी तो करेगी क्या? अगर उसने अपने पास सारे सोने या सारे मोबाइल्स या लैपटॉप्स या कैमरेस या टीवीज़ या कॉस्मेटिक्स आइटम, कपड़े, जूते, जो भी XYZ पकड़ा गया, अगर उसने रख लिया तो वो क्या करेगी? फिर वो करती है इन चीज़ों की नीलामी। अब आपने कहा नीलामी करेगी तो कोई भी चल सकता है, ऐसा नहीं है। इसीलिए इसका रेट नहीं बढ़ता है। एक MSTC है, MSTC एक संस्था है जो भारत सरकार खुद ऑर्गेनाइज करती है, खुद गवर्न करती है, खुद चलाती है। MSTC की एक वेबसाइट भी है जो कि ऑनलाइन वेबसाइट है। जब आप गूगल पे जाके सर्च करोगे तो आपको मिलेगी MSTC। आप उस MSTC के वेबसाइट में जब जाओगे तो आप देखोगे कि बहुत सारे कस्टम्स के ऑप्शंस आए हुए हैं, आते हैं, आते रहते हैं, लगातार आते हैं। तो उनके थ्रू जो भी ये पकड़ा जाता है, मान लो मुंबई एयरपोर्ट पे पकड़ा गया या दिल्ली एयरपोर्ट पे पकड़ा गया या विशाखापट्टनम पोर्ट, जितने भी जहाँ भी कस्टम्स लगे होते हैं और वहाँ पकड़े जाते हैं तो वहाँ हर जगह नीलामी होती है। अब जब नीलामी होती है तो वो वेबसाइट के थ्रू होती है, मैंने बताया। वो सारा का सारा कस्टम में पकड़ा हुआ जो भी माल होता है वो कस्टम डिपार्टमेंट MSTC को बताता है
कि ये चीज़ें हैं, इसका ये एक लिमिटेड वैल्यू लगा लेता है कि इसकी इस वैल्यू पे अगर नीलामी होगी तो हम नीलामी करेंगे, तो उसका MSTC एक वैल्यू लगा के और ये बोल देता है कि इससे नीचे नहीं नीलाम होगा, इसके ऊपर आप जो भी चाहें लगा सकते हैं। तो इस टाइप से जाके वहाँ पे ऑप्शन आता। अब आप सोचोगे कि MSTC में जाके मैं ऐसे खरीद लूँगा, तो ऐसा नहीं होता है। उसका एक रजिस्ट्रेशन होता है, वो रजिस्ट्रेशन आप सबको जो भी इसमें जाना चाहता है फिल करना होता है। उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो मोस्टली आधार कार्ड चाहिए होता है। एक कंपनी ज़रूर चाहिए होती है जिसका GST नंबर हो। कंपनी का मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बहुत बड़ी कंपनी, GST को जो फर्म रजिस्टर्ड करते हो ना, उसका जो नाम होगा वो कंपनी हो गई। उसका अकाउंट नंबर होना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई कंपनी बनाते हो GST नंबर लेते हो तो उसको अकाउंट भी बैंक में ओपन करते हो तो उसका अकाउंट नंबर होना चाहिए, उसकी चेक बुक होनी चाहिए, 2 फोटोज़ होनी चाहिए और फॉर्म फिल करके आप संबंधित कार्यालय में जमा कर दोगे। अब एक बात आपके दिमाग में फिर आई होगी कि सर संबंधित कार्यालय तो बताइए। तो जब आप MSTC की वेबसाइट पे जाओगे तो उसमें लिखा होगा कॉन्टैक्ट टू अस में, ठीक है। कॉन्टैक्ट टू अस में आपको सारे कार्यालयों के नंबर लिखे होंगे। सारे कार्यालयों को मतलब अदर्स कार्यालय नहीं, सिर्फ MSTC से रिलेटेड। मेरे कानपुर के पास लखनऊ में है, दिल्ली में है, जयपुर में है, पुणे में, ऐसे बड़ी बड़ी सिटीज़ में इसके कार्यालय हैं। आप वहाँ जाके फिजिकल रूप से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। रजिस्ट्रेशन की फ़ीस कितनी लगेगी? तो 10,000 वन टाइम होती है, पूरे जीवन के लिए वन टाइम 10,000, और उसमें 18% का GST यानी 11,800 रुपये लगभग आते हैं। उसमें आपका एक आइडेंटिटी कार्ड बन जाएगा। जब आप किसी ऑक्शन होता कैसे है? तो ऑक्शन ऐसे होता है कि जैसे मान लीजिए दिल्ली में कोई कस्टम अपने ऑक्शन कर रहा है, तो होता ये है कि वो उसने दे दिया MSTC को, MSTC ने ऐड निकाल दिया अपनी वेबसाइट पे। आप वेबसाइट विजिट कर रहे हो, आपने देखा कि कस्टम का ऑक्शन आया है, तो उसमें 3 दिन होते हैं, 3 डेज़, कोई भी 3 डेज़ उन्होंने मान लीजिए 2, 3, 4 तारीख, ऐसे 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख। तो इसमें 2 और 3 तारीख जो होगी वो होगी इंस्पेक्शन की डेट। इंस्पेक्शन मतलब आप 10 बजे से 5 बजे तक वहाँ फिजिकल जा सकते हो, उन चीज़ों को देख सकते हो कि क्या कस्टम ने ऑक्शन के लिए निकाला है, ठीक है। अब आपको लगता है कि यार ये लैपटॉप मेरे लिए सही रहेगा, मैं उसको आसानी से बेच लूँगा या मैं उसको आसानी से अच्छे से सेल कर लूँगा। तो आपने दिमाग लगा लिया कि एक लैपटॉप लेना है। ये जो लॉट होती है, 10 के लैपटॉप होंगे, 15 लैपटॉप होंगे, 8 लैपटॉप होंगे, जितने भी हो, एक लैपटॉप भी हो सकता है। ऐसे ही आपने समझ लिया यार ये इम्पोर्टेड आईफोन जो है ना ये सही रहेंगे, तो वो भी 8, 10, 12, 15 एकदम नया होता है, कुछ भी चीज़ पुरानी नहीं होती, ये क्लियर सी बात है। इसके बाद आपने सोचा ये ले लें और ये ले लें, ठीक है। तो फिर आप वापस आए और आपने फिर तीसरे दिन यानी 2 तारीख 3 तारीख को इंस्पेक्शन हो गया, 4 तारीख को आपको सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक शाम तक ऑनलाइन बिड ओपन हो जाएगी उस लॉट की। अब आपने देखा हुआ है, आप देख के आए हुए हो, तो आपने उसमें अपनी बोली लगाना स्टार्ट करोगे। आपने जो भी बोली आपने फाइनल की या दिमाग में रखी, 8 की होगी, आपने वो लगाई और उसके बाद वो फाइनल हुआ और आपको या तो ऑर्डर मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक और बता दें, इससे पहले दोनों रूल हैं। कुछ कंपनियां या कुछ डिपार्टमेंट कहते हैं कि इसकी पैसे सिक्योरिटी मनी जमा करिए, या कुछ नहीं लेते हैं। उसका जो भी टेंडर होगा उसका अलग अलग रूल्स उसी में मेंशन होगा। आपने मान लीजिए उसमें बोली लगाई, फिर आपकी बोली निकल आती है, तो एक मेल आएगा आपके पास जो ये MSTC के थ्रू आपको बताएगा कि आपने बिड में क्वालिफाई किया है। फिर आप उस डिपार्टमेंट में जितना पैसे का वो आइटम आपने बिड में लगाया था DD बनवा के जाओगे, फिर वो डिपार्टमेंट आपको वो माल हैंड ओवर कर देगा। ये है तरीका। आप लीगल रूप से आप एथोराइज हो जाओगे उस माल को बेचने के लिए जो फॉरेन का था। यानी इंपोर्टेड माल आपने कैसे खरीदा? बोली लगा के कबाड़ के रूप में। MSTC स्क्रैप यानी कबाड़ को बेचने की संस्था है, ठीक है। तो इस तरीके से ये बात पूरी होती है। अब मैं एक चीज़ और बता दूं, MSTC सिर्फ कस्टम के माल नहीं बेचती है। भारत सरकार के अंडर में आने वाले जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, XYZ जो भी डिपार्टमेंट हैं, POCs हैं, या थाने में आपने खड़ी हुई मोटरसाइकिल्स देखी होंगी, या आर्मी की डिस्पोजल ऑफ वैन्स, मोटरसाइकिल, बुलेट, इन सब चीज़ों को आपने देखा होगा जो बाहर बिकती हैं, वो इसी तरीके से MSTC के थ्रू खरीदी जाती। आपने देखा होगा प्लास्टिक के बड़े बड़े नीले कलर के ड्रम्स देखे होंगे, आपने बड़े बड़े सेल गेल के ड्रम्स देखे होंगे। तो ये सब कैसे होते हैं? इनकी भी लॉट आती है, MSTC के थ्रू ही बिकती है, और वो भी एक बार के जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया है 10,000 का आइडेंटिटी कार्ड के साथ वो। अब आप सोच रहे होंगे कि दिल्ली है भाई, तो दिल्ली में तो बहुत दूर, अगर आपके घर से दूर है
तो कैसे जाएंगे या विशाखापट्टनम से कैसे जाएंगे, तो फिजिकल जाना ज़रूरी है। लेकिन एक बात इसमें खास है कि जिसका आइडेंटिटी कार्ड है, मान लीजिए आपका आइडेंटिटी कार्ड है, आपने अपने वाइफ के नाम बनवाया है, तो उसको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको वो सर्टिफाई कर देगी कि ये भाई, ये लोग ये आके देखेंगे, 2 लोग, कोई भी 2 लोग जा सकते हैं। उसको पेपर, जो उनका पेपर हेड होगा जीएसटी नंबर की फर्म का, उसमें वो लिख के दे देगी, तो वो अलाउ कर देते हैं। तो इस तरीके से आप कबाड़ के दाम पे इंपोर्टेड माल खरीद सकते हो। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हुआ होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आई होगी कि कैसे हाँ ये चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। हो सकता है इससे पहले आपको ना पता हो सकता है आपने मेरे किसी वीडियो में इसको सुना हो। बस इतना ही कहना था। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।